नमस्कार दोस्तों, भारत में बढ़ते मीडिया आतंकवाद के पीछे मोदी सरकार का हाथ। अर्नब गोस्वामी और संबित पात्रा की साजिश का भांडा फूटा, भाजपा में मचा हड़कंप। जानेंगे पूरी खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरें अब विस्तार से। भारत में बढ़ते मीडिया आतंकवाद के पीछे मोदी सरकार का हाथ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने आतंकवाद का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल भारत देश को तोड़ने, जान माल का हमला करने वाले व्यक्ति को या समाज को किसी भी तरह से खतरे में डालने वाले समूह को आतंकवादी समूह अथवा समूह से जुड़े व्यक्ति को आतंकवादी बोला जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आतंकवादी के हाथों में जब AK-47 होगी और वो भोले भाले लोगों को मौत की घाट उतारेगा तभी उसे आतंकवादी की संज्ञा दी जाएगी। दरअसल भारत में मीडिया आतंकवाद अपनी जड़ों को मजबूत करता जा रहा है। जी हां दोस्तों, मीडिया आतंकवाद। हम इसे मीडिया आतंकवाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वो आतंकवाद है जो लोगों को दिखाई तो देता है और इसमें आतंकवादी सूट बूट पहनकर अपने अपने प्राइम टाइम शो में बैठकर समाज को बांटने का काम करते हैं। जैसा कि आप लोग लगातार पिछले कई सालों से देख रहे हो कि किसी न किसी बहाने से समाज में ये संदेश दिया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। भारत को उसके मूल स्वरूप को तोड़कर नए हिंदुस्तान को गढ़ने की कवायद की जा रही है, जिसमें बार बार एक पार्टी विशेष की तरफ से, उसके प्रवक्ताओं की तरफ से ये बयान दिए जाते हैं कि ये हिंदुस्तान है। उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार समझाई जाती है कि हिंदुओं के रहने का स्थान हिंदुस्तान। दरअसल जब भारत को हिंदुस्तान बोला जाता है तो इसमें हिंदुओं के रहने की कल्पना की जाती है जो सरासर हमारे संविधान को चुनौती देती है। संविधान को, भारत की सेक्युलर भावना को सूली पर चढ़ाने की बात की जाती है और कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करके मनुस्मृति जैसी किसी घटिया विचारधारा को इस देश के लोगों पर, जनता पर थोपने की बात की जाती है। दरअसल संविधान के लागू होने से पहले हिंदुओं में सिर्फ ब्राह्मण समाज यानी अपर कास्ट को ही जगह दी जाती थी। जैसे कि अर्नब गोस्वामी ने अपने शो पूछता है भारत में बोला था कि इस देश में 80% हिंदू हैं, बल्कि सच तो यह है कि भारत की आबादी का 80% हिस्सा कथित तौर पर दलित अछूत वर्ग में रखा जाता है, जिसे आज हिंदू बोलकर आसानी से बरगलाने में कुछ विकृत मानसिकता के लोग काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। दरअसल संविधान के बिना भारत देश और जिससे बार बार हमारी बराबरी की जाती है, पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। भारत को तोड़ने की इस प्रक्रिया में हमारी गोदी मीडिया और कुछ गोबर भक्त इस कदर हावी हो गए हैं कि वह ये तक भूल गए कि वो आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो मुकाम भारतीयों की देन है, भारत में रहने वाले हर एक नागरिक की देन है, जिसे वो जब चाहे उनसे छीन सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में एक नए प्रकार के तंत्र का जोर बढ़ता जा रहा है, जिसे भीड़ तंत्र कहते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में लिंचिंग की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। अब तक इनमें से अधिकांश घटनाएं गाय और बीफ के मुद्दों से जुड़ी हुई थी और खून की प्यासी भीड़ के हाथों मारे जाने वाले लोगों में अधिकांश लोग मुसलमान या कुछ जगहों पर दलित थे। इंडिया की सस्पेंड वेबसाइट ने साल 2014 से लेकर अब तक की हुई इन घटनाओं का विश्लेषण किया, जिसमें यह पता चला कि बर्बरता पूर्वक मौत के घाट उतारे गए लोगों में 90% से अधिक या तो मुसलमान थे अथवा दलित थे। अखलाक जुनैद और अलीमुद्दीन अंसारी के मामले हम सबको याद हैं। गुजरात के ऊना कांड में हुई घटना को भी भूल पाना कठिन है। इसी दौर में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर सरेआम हमला हुआ। देश में इन दिनों ऐसा वातावरण बनाया गया कि लिंचिंग की किसी भी घटना के बारे में संपूर्ण तथ्य जाने बगैर ही उसे सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है और नफरत फैलाने वाले सक्रिय हो जाते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है मुंबई से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित पालघर के नजदीक गढ़चिरल नामक गांव में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई कर हत्या करना। इस त्रासद घटना की खबर जैसे ही सामने आई, बीजेपी नेताओं ने बिना कोई देरी किए इसके लिए मुसलमानों को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने धर्मनिरपेक्ष उदारवादी तबके को इस मामले में चुप्पी साधने के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया। कानून को अपने हाथों में लेने वाले जिस तरह की क्रूरता और बर्बरता कर रहे हैं वह खौफनाक है। अगर पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की घटनाओं
घटनाओं में इजाफा हुआ है, तो इसका एक प्रमुख कारण यह है कि दोषियों को उनके किए गए कार्यों पर उचित सजा नहीं मिल सकी। इन घृणास्पद घटनाओं में भागीदारी दलों का, शासक दलों का समर्थन प्राप्त रहा है। यहाँ तक कि कई मामलों में इन हत्यारों का अभिनंदन भी किया गया है। मोहम्मद अखलाक की हत्या के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में बीमारी के कारण मौत होने के बाद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने उसके शव को राष्ट्रीय झंडे में लपेटकर सम्मानित किया था। अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या में दोष सिद्ध 8 अपराधियों को जब जमानत मिली, तब केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया था। इन सबसे प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को क्या संदेश जाता है, यह समझना मुश्किल नहीं है। देश में इस तरह की घटनाएं इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि आम लोगों की जिंदगी और कठिन होती जा रही है और इसके कारण उनमें कुंठा व्याप्त हो गई है। बीजेपी शासनकाल में असहिष्णुता बढ़ी है और जो सरकार से असहमत है उन्हें हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी बताना आम हो गया है। इनमें स्वामी अग्निवेश जैसे लोग शामिल हैं जिन्होंने अंधश्रद्धा के खिलाफ आवाज उठाई और प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी किए जाने और अमरनाथ गुफा के बर्फानी बाबा के देवीय होने जैसे बेबुनियाद दावों की पोल खोली। अग्निवेश को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। मूल मुद्दा यह है कि वर्तमान सांप्रदायिक सरकार और उसका आका आरएसएस देश में संकीर्ण सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। वे किसी भी ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं जिसे सांप्रदायिक रंग दे दिया जा सके और जिसका इस्तेमाल मुसलमानों का दानवीकरण करने के लिए किया जा सके। कुछ न्यूज चैनल विघटनकारी राजनीति के भोंपू बन बैठे हैं और सोशल मीडिया भी समाज में नफरत फैलाने के लिए कमर कसे हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पत्रकारों का असली काम सत्ता के लोगों से सवाल करना होता है, न कि विपक्ष से। और पिछले कुछ सालों में सत्ता और पत्रकारिता का रिश्ता शर्मसार हो गया है, जिसे बहुत से अन्य नामों से भी जाना जा सकता है। चाटुकारिता, गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, चमचा मीडिया, दलाल मीडिया और न जाने क्या क्या। दरअसल ये सब उदाहरण है कि भारत में भाजपा की सत्ता में आने के बाद भारत का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया आज किस कदर देश को और उसकी जनता को गुमराह करने में प्रशंसनीय भूमिका निभा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश बड़े ही भयानक महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी के समय मीडिया से उम्मीद थी कि देश की अस्मत के साथ साथ जनता की भी रक्षा करे, पर देखने में आ रहा है कि भारतीय मीडिया अपनी सारी हदें पार करके चाटुकारिता के नए कीर्तिमान हासिल करने में लगा हुआ है। जैसा कि सबसे ट्रेंडिंग और ज्वलंत मुद्दा है कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी, जिनको रिपब्लिक भारत नाम के न्यूज चैनल ने सारे प्रकार की मर्यादा को लांघते हुए उन पर अभद्र टिप्पणी की। अर्नब गोस्वामी नाम के पत्रकार का इसमें जिक्र है, जिसने अपने शो पूछता है भारत में पालघर में हुई घटना को लेकर श्रीमती सोनिया गांधी को गंदे तरीके से जलील करने का काम किया। दरअसल इस कोरोना काल में शो का नाम होना चाहिए था कि पूछता है भारत। क्या हासिल हुआ देश को 40 दिन की इस तालेबंदी से? कितने गरीब मौत के घाट उतारे गए, कितनों ने भूखमरी के चलते अपने आप को सूली पर चढ़ा लिया, कितने लोग बिना खाए भूखे पेट मरने को तैयार हैं। पूछता है भारत, क्या हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे? पूछता है भारत कि क्या आखिर भारत को लिंचिस्तान क्यों बनाया जा रहा है? पूछता है भारत कि क्यों मुस्लिम दलितों के साथ होने वाली लिंचिंग को जायज ठहराया जाता है? क्यों आज भी एक तबके को दलित की उपाधि दी जाती है? पूछता है भारत कि क्यों देश में आज बेरोजगारी की भयानक स्थिति है? पूछता है भारत कि क्यों आज किसानों की मौत पर राजनीति होती है? पूछता है भारत कि क्यों आज देश में निर्भया कांड जैसे अपराध आम हो गए हैं? दरअसल अर्नब गोस्वामी के शो का नाम तो सही है कि पूछता है भारत, पर उसमें भारत नहीं, भारत की जनता भी नहीं, सिर्फ एक चाटुकार एंकर और अपनी मर्यादा भूलकर, अपने कर्तव्य को भूलकर एक वृद्ध महिला जो इस भारत राष्ट्र की एक सम्मानित नागरिक भी है, उनको जलील करने का काम किया गया है। जिसके बाद जो हुआ वो तो और भी रोमांचित कर देने वाली घटना है। दरअसल अर्नब गोस्वामी के इस शो के प्रसारण के बाद देश में कई जगहों से अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज करने की, देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की आवाज तेज हुई, जिसको रोकने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को नया एंगल देने की कोशिश की गई। जी हाँ दोस्तों, अर्नब गोस्वामी ने खुद पर हमला होने की बात कही, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कथित तौर पर कांग्रेस ने गुंडे
भेजकर उन पर जानलेवा हमला किया। खबर प्रकाशित भी नहीं हुई थी कि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने फटाफट से ट्वीट करके अर्नब पर हमले की खबर की निंदा की। दरअसल इस पूरे व्याख्या में संबित पात्रा अपने ट्वीट पर इसलिए फंस गए जब ये खबर मीडिया में ही नहीं आई कि अर्नब पर हमला हुआ तो उन्होंने ट्वीट करके हमले की निंदा कैसे कर दी, जिससे आम लोग भी ये अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि या तो ये हमला झूठा है या हमला पात्रा के कहने पर हुआ है या ये सिर्फ अर्नब को बचाने की एक चाल है। इस पूरे मामले में भाजपा और अर्नब गोस्वामी बैकफुट पर खड़े नजर आ रहे हैं। देश में लिंचिंग के विरुद्ध कानून बनाया जाना जरूरी है। लिंचिंग की घटनाओं में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि नफरत फैलाने और कानून को अपने हाथ में लेने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो टीवी चैनल नफरत की तिजारत कर रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि कोई भी देश नागरिकों के बीच बंधुत्व के भाव के बिना विकास नहीं कर सकता। कमजोर वर्गों के दानवीकरण से उन्हें टीआरपी तो हासिल हो सकती है, परंतु इससे देश में शांति की स्थापना की राह बाधित होगी। भारत के संविधान का सम्मान किया जाना जरूरी है। कानून के राज की स्थापना आवश्यक है। जांच पड़ताल कर सही तथ्यों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि उसने यह सुनिश्चित किया कि लिंचिंग के शिकार लोगों को न्याय मिले और नफरत फैलाने वालों को रोका जाए। आप सभी से एक विनम्र अपील, कृपया अपने आप को किसी भी नेता का भक्त बनाने से पहले उस नेता या अमुक पार्टी के भूतकाल को जरूर जान ले। सिर्फ बोल बचन पर जुमलों में फंसकर अपने आप को किसी को भी समर्पित ना करें, क्योंकि भारत देश उसके एक एक नागरिकों से मिलकर बनता है, जिसकी खूबसूरती अनेकता में एकता भारत की विशेषता से है। जब भारत की जनता सुखी होगी तभी भारत विश्व गुरु बन सकेगा। देश को बांटने वाले दमनकारी नेताओं से, गंदी विचारधाराओं के व्यक्तियों से यह कह दो कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से ना करे। हम वो हैं जो अमेरिका जैसे देश को भी झुकाने का मांदा रखते हैं। एक पुरानी कहावत है, आंखों देखा और कानों सुना भी झूठ हो सकता है। इसीलिए गोदी मीडिया पर दिखाई जाने वाली खबरों का पालन करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें, उसे जांचे परखे तभी उस पर विश्वास करें। सावधान रहे, आपके द्वारा उठाया गया एक कदम आपको न सिर्फ कानून का बल्कि समाज का भी गुनहगार बना सकता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडिया रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।